Alright, so hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin this new video with a beautiful scenery behind. ओके सो आज का वीडियो स्पेसिफिकली इस बारे में है कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो स्टूडेंट वीज़ाज़ और बाकी और जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। मेनली हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो है कनाडा में लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं। सो स्टूडेंट वीज़ाज़ जो हैं दे आर गेटिंग रिजेक्टेड, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग रिजेक्टेड. So the main reason behind that are like it's not a specific one reason. बहुत सारे reasons हैं, बहुत सारे अलग अलग reasons हैं और मतलब हम सारे reasons discuss करेंगे. डिस्कस एज इन मैं लिस्ट करूँगा कि ये reasons हैं और आपको उनसे कैसे बचना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को उससे कैसे बचाना चाहिए और एक ऐसी प्रोफाइल कैसे बनाएं कि वीज़ा जो है उसके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं. तो सबसे पहली चीज़ मतलब जो मेन रीज़न है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको वीडियो के एंड तक धीरे धीरे पता चल जाएगा. तो एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि ये जो रिजेक्शंस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और उनके अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएं. तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल प्रूफ है, अब हम फाइनेंशियल प्रूफ में अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें GIC अप्लाई करनी होती है. GIC के लिए हमें $10,000 या उससे ज़्यादा भरने होते हैं, राइट. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप GIC भर रहे हैं तो वो एक फाइनेंशियल प्रूफ तो उससे आपका हो गया और उसके बाद भी अगर आप वो एक सिक्योरिटी तो हो गई कि भाई आपने $10,000 की GIC भर दी है तो आपके यहाँ के रहने के जो फंड्स हैं वो आपके पास हैं अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट. उसके बाद जो है आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी होती है, राइट. सो फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करने के बाद आप उनको ये भी एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो ऑलरेडी पेड हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट है वो यहाँ आके एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी GIC का जो अमाउंट है वो अपना खर्चा पानी कवर करने के लिए है और जो फ़ीस है वो भी पेड हो चुकी है. तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ आके एक्स्ट्रा जॉब नहीं करेगा. ये एक उनको अश्योरेंस हो जाता है कि बंदा जो है वो 20 आवर्स में लिमिटेड काम करेगा या तो काम नहीं करेगा. ये दो ऑप्शंस उनके माइंड में आ जाते हैं, राइट. उसके बाद आपको अगर हो सके तो एक बैंक स्टेटमेंट या ऐसा कुछ भी अपना इंडिया में जो फंड्स होते हैं वो प्रूव करने होते हैं. ये इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर करें तो इट्स अ प्लस पॉइंट, इट एनहांसेस योर एप्लीकेशन और जो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम कर देती है ये चीज़. तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स या ऐसा कोई प्रूफ दें उनको कि भाई हमारे जो फंड्स हैं वो इंडिया में भी सफिशेंट हैं कि हम बैक इंडिया जाएंगे इतना सारा यहाँ पे पढ़ बढ़ा के, तो इंडिया में भी हमारे लिए सफिशेंट अमाउंट है तो हमें कनाडा पे रिलाय नहीं होना पड़ेगा. दैट इज़ द मेन थिंग दैट यू वांट टू प्रूव टू द इमिग्रेशन ऑफिसर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि आप जब यहाँ आ रहे हो तो अब आप जब कोर्स सिलेक्शन करते हो अपना, ये मैंने पहले भी कई बार बोला है कि कोर्स सिलेक्शन करते वक्त ऐसा कोई कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके प्रीवियस करियर से रिलेटेड हो, राइट. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो तो अगर आप टोटली न्यू डिग्री के लिए आ रहे हो तो फिर बैचलर्स है वो आप कोई भी डिग्री कर सकते हो. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, राइट. बट वीज़ा के लिए आपका जो कोर्स का जो रिलेशन है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए. मतलब ये जो आपका प्रीवियस जो आपका करियर चल रहा है और आपका जो फ्यूचर करियर होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कनेक्शन होना चाहिए या आप उसको आपको मतलब वो कनेक्शन दिखाना है इनको कि हाँ भाई मेरा कनेक्शन है इस सब्जेक्ट से, इस कोर्स से मुझे फ़ायदा होगा और मुझे जॉब मिलेगी कहीं भी पूरे दुनिया में
जॉब मिलेगी, ये आपको उनको दिखाना है, तब जाके आपको वो उनको अश्योरेंस होगा कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है और एप्लीकेशन जो है जेन्युइन है। वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि बंदा यहाँ पे आके बस अपना एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा है कनाडा का, और फिर वो एंट्री पॉइंट में यहाँ आके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वो वीज़ा लगवा के फिर यहीं पर सेटल हो जाएगा। सो दैट्स अनदर थिंग। और फाइनल चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर जो आप ये सारी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व करोगे, तो वो है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है कि आप उस चीज़ में आप लिख रहे हो सारा कुछ, अपना जो पर्पस है यहाँ आने का वो आप लिख रहे हो। और तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये सारी चीज़ें जो आपने मैंने अभी बताई आपको, ये तो 2 ही चीज़ें मैंने बताई आपकी, लेकिन सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ कनाडा में आने का जो आपका पर्पस है वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डाल रहे हो, राइट। सो वो मेन मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको समझ में ही नहीं आए कि ये यहाँ आना क्यों चाहता है और फिर वो नेग्लेक्ट कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो मुद्दा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ आने वाला हूँ और यहाँ पे ये पढ़ाई करने वाला हूँ जो कि मेरे करियर से रिलेटेड है, इतने मेरे फंड्स हैं और मेरे फंड्स मैंने ऑलरेडी शो करे हुए हैं एप्लीकेशन में, और GIC भी भरी हुई है, फीस भी भरी हुई है। सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद द फंड्स, ये आपको शो करना है। और उसके बाद आपको मेन रीज़न जो पॉइंट आउट करना है ना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन रीज़न आपको ये पॉइंट आउट करना है कि आप कनाडा से वापस अपनी होम कंट्री या किसी और कंट्री में चले जाओगे, कनाडा में रहने का आपका कोई इंटेंशन नहीं है। अब ये कहना वो है कि भाई कनाडा में रहने का इंटेंशन नहीं है, क्या मतलब, हम तो कनाडा में सेटल होने के लिए आ रहे हैं, राइट। नो, बट द थिंग इज़ दैट आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये चीज़ समझानी है, ये चीज़ कन्विंस कर देनी है कि वो ऐसा मतलब समझ ले कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, ये यहाँ पे रहेगा नहीं, पढ़ के वापस चला जाएगा। ये आपको उसको कन्विंस करवा देना है। अगर वो एक बार ये कन्विंस हो जाए ना कि भाई आप यहाँ आके वापस चले जाने वाले हो, यहाँ का फ़ायदा नहीं उठाओगे, यहाँ रहोगे नहीं, तो वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेगा ही करेगा, क्योंकि और कोई उसके पास रीज़न नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का बहुत मतलब रिजेक्शन रेट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि आप ये स्टेट ही नहीं कर रहे हो कि हमें यहाँ से वहाँ वापस जाना है, यहाँ पे रहना नहीं है कनाडा में, कनाडा में सेटल नहीं होना है, या थ्रू स्टडी वीज़ा हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम कनाडा में सेटल हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर करियर से रिलेटेड अगर कोई करियर एनहांस करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन होगा, जैसे कि जॉब वगैरह है, तो हम उसके पीछे जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट आवर मेन मोटिव। आवर मेन मोटिव इज़ to study and gain a proper education from Canada so that we can help ourselves and with our career for the future life, right? ये हमें प्रूव करना है SOP में। तो मेन चीज़ ही ये है कि आप जब अप्लाई करें तब आपका SOP, मैंने खुद अपना SOP लिखा था, क्योंकि मैंने किसी एजेंट से अप्लाई नहीं किया, मैंने खुद से अप्लाई किया था। सो आई रोट माई SOP माई सेल्फ एंड और मैं जहाँ पे जॉब करता था UK में, वहाँ पे फार्मेसी में मेरे कलीग्स से मैंने थोड़ी सी ग्रामेटिकली उसको प्रूफ रीडिंग करवाया था और थोड़ा सा चेंज भी करवाया था। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। अगर आप एजेंट से अप्लाई कर रहे हो तो एजेंट को बोलो कि मतलब एजेंट से आप जब बातचीत कर रहे हो तो एजेंट को पता होता है कि उसको क्या करना है, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर साइड। तो आप उसको एक बार बता दो या थोड़ा सा वो कर दो कि भाई ये याद रखना कि ये चीज़ जो है कि मुझे वापस कनाडा से आना है, कनाडा में रुकना नहीं है, ये ज़रूर स्टेट करना किसी ना किसी तरह से। ऐसा नहीं कि भाई आप सिर्फ लिख दो कि मुझे यहीं पे नहीं रहना, वापस आ जाना है। किसी तरह से गोल घुमा के चीज़ को समझाना है, ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, देयर इज़ नो इश्यूज, इट्स अ जेन्युइन एप्लीकेशन, एंड देन ही शुड और शी शुड approve the visa, and then you'll be good to go. So that's my point of view for why the applications are getting rejected, and the rate is rising quite
हाई, सो आई वुड सजेस्ट दैट अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए। सारे बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, सारा जो कुछ भी आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये मेरी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको अटैच कर देना है। अगर कोई यूज़लेस चीज़ होगी तो वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें से उनको ऐसा कुछ लग गया कि हाँ भाई ये यूज़फुल है, तो शायद उसको वो लोग कंसिडर कर लें और उसकी वजह से आपका वीज़ा लग जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ो मत एप्लीकेशन में से। सब कुछ जितना आपको मैंडेटरी लगता हो, जितना आपको एक्स्ट्रा लगता हो कि भाई हाँ ये काम लगेगा, सब कुछ अटैच करके एप्लीकेशन कर दो। एंड आई होप कि जितनों के रिजेक्ट हो रहे हैं वो वापस से रीअप्लाई करें और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके अप्लाई करें, और आई होप कि उनका वीज़ा लग जाए और वो जल्दी से जल्दी कनाडा आए, अपनी लाइफ बनाएं, you know, they make their career fruitful, and that's my hope. So let's hope everything is good. आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, और व्यू आपने अच्छे से एंजॉय किया। आई होप कि मेरी बातें भी आपने एंजॉय करी होंगी एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने एंजॉय किया होगा। I respect your guys' point of view as well, so let me know in the comment section if you guys have any suggestions or something like that. That would really help the viewers as well, because they are obviously seeing the video and वो comments भी check कर रहे हैं, right? So ये बहुत helpful होगा अगर आपके पास कोई suggestion है तो। Otherwise, see you in the next video. तब तक के लिए I hope that you guys stay safe, and don't forget, dream big to achieve big. Okay, so see you next time. Meanwhile, I'll enjoy this view with a cup of ice cream, and see you next time. Bye, peace.